अब आपको चीन के चैनलों में चली हेडलाइन बताते हैं। पहली बार चाइना के लोगों ने चीन की सरकार को डरते हुए देखा। पहली बार चीन में इस बात का खुल्लम खुल्ला प्रसारण किया गया। दुनिया में चाइना इकलौता बड़ा मुल्क है जहां हेडलाइन सरकार तय करती है। टीवी पर क्या तस्वीरें दिखानी है यह भी सरकार डिसाइड करती है। आज उसी चीन में सरकारी टीवी पर मोदी की तस्वीर चली। भारतीय सेना का शौर्य दिखाया गया, भारत की युद्ध की तैयारी दिखाई गई। और आप जानते हैं इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एक रिपोर्ट जिसमें भविष्यवाणी की गई है कि अगर भारत और चीन में युद्ध हुआ तो जिनपिंग की इज्जत बचेगी नहीं। अगर युद्ध होता तो चीन 15 दिन नहीं टिक पाता। यह बात इंडिया नहीं, अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है। हार्वर्ड केनेडी स्कूल के बेल्फर सेंटर और सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी CNS ने मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की है। द स्ट्रेटेजिक पोस्चर्स ऑफ चाइना एंड इंडिया। 46 पन्नों की इस रिपोर्ट का एक एक पन्ना हमने पढ़ा है। इसमें क्या है यह आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले रिपोर्ट की हेडलाइन देख लीजिए। लद्दाख में युद्ध होता तो भारत जीतता। आमने सामने की लड़ाई होती तो भारतीय सेना भारी पड़ती। एयरफोर्स की टक्कर में चीन कहीं नहीं टिकता। मिसाइल चलती तो भी अग्नि और ब्रह्मोस की विजय होती। हिंद महासागर में अगर नेवी लड़ती तो इंडियन नेवी जीतती। और अगर एटम बम चलने की नौबत आती तो भी पूरा चीन भारत की रेंज में था। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट ने भारत और चीन दोनों सेनाओं की ताकत का कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन किस किस ग्राउंड पर है उसे भी समझ लीजिए। इस रिपोर्ट में इन्फेंट्री, आर्मर्ड व्हीकल्स, एयर पावर यानी फाइटर जेट्स, मिसाइल पावर, नेवी पावर और एटॉमिक पावर यानी एटम बम के तराजू पर चीन और भारत को तोला गया है। इस रिपोर्ट की डिटेल्स जिनपिंग की भी आंखें खोल देने वाली हैं। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर लद्दाख में युद्ध हुआ तो भारतीय सेना 21 पड़ेगी और PLA को हार कर लौटना पड़ेगा। भारत की 2,25,000 फौज LAC पर तैनात है। नॉर्दर्न कमांड के 34,000 फौजी, सेंट्रल कमांड के 15,500 फौजी और ईस्टर्न कमांड के 1,75,500 फौजी चीन से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। भारतीय सेना की T-72 टैंक रेजिमेंट और ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट भी LAC पर तैनात है। ब्रह्मोस की काट आज तक चीन नहीं ढूंढ पाया है। चीन ने तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में 40,000 सैनिकों को रखा है। शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में 70,000 चाइनीज सैनिक हैं और वेस्टर्न थिएटर कमांड में 90,000 से लेकर 1,20,000 चीनी सैनिक हैं। यानी 3,488 किलोमीटर लंबी LAC पर 2,25,000 जवान हैं। तो चीन के 2 लाख से 2,30,000 के बीच सैनिक हैं। अमेरिका भी मानता है कि माउंटेन वॉरफेयर यानी पहाड़ों पर होने वाली लड़ाई में भारतीय सैनिक चीन पर भारी हैं। भारतीय सेना प्रोफेशनल आर्मी है। भारत के जवान वॉर रेडी हैं। 1999 में हमने करगिल की जंग जीती है, जबकि चीन आखिरी बार 1979 में वियतनाम से लड़ा था और हार गया था। गलवान और आसपास के पहाड़ों की चोटियों पर भारत के 1,000 घातक कमांडो तैनात हैं। चीन के पास इस लेवल की कोई कमांडो फोर्स नहीं है।
भारतीय सेना के बेस LAC के पास हैं, जबकि चीन ने अपनी आर्मी पीछे रख रखी है। भारत की सेना वॉर रेडी है। चीन को अपनी रेजिमेंट पीछे से आगे लानी पड़ेगी, जिसमें महीनों का वक्त लग सकता है। चीन के पास सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन भारत के चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर ने चाइनीज आर्मी का यह बेनिफिट छीन लिया है। C-130 और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे प्लेन भारतीय सेना की फायर पावर को फ्रंट लाइन तक पहुंचा सकते हैं। चीन ने भारत से लड़ने के लिए 157 लड़ाकू विमानों का बेड़ा तैयार किया है। ये सारे फाइटर वेस्टर्न थिएटर कमांड में हैं। इनमें J-7, J-8, J-10, J-11 Su-27 फाइटर हैं। J-7 और J-8 पुराने विमान हैं और सिर्फ संख्या बढ़ाते हैं। रियल फाइट में वो किसी काम के नहीं। एयर पावर में भारत चीन से 20 नहीं बल्कि 21 है। इंडियन एयरफोर्स के पास सबसे बड़ा गेम चेंजर आने वाला है। राफेल फाइटर की पहली खेप इसी महीने भारत आ रही है। राफेल की टक्कर का एक भी फाइटर प्लेन चीन के पास नहीं है। राफेल वॉर का गेम बदल देगा, लेकिन भारतीय वायुसेना राफेल के बिना भी चीन को चित कर सकती है। भारत के पास 270 फाइटर प्लेन और 68 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं, जो चीन के अंदर तक घुसकर चीन को बर्बाद कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड में 75 फाइटर और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। सेंट्रल एयर कमांड में 94 फाइटर और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं और ईस्टर्न एयर कमांड में 101 फाइटर जेट हैं। दुश्मन के ठिकाने पर बम गिराना हो या आसमान में फाइटर जेट्स की डॉग फाइट हो, भारतीय विमान ज्यादा कामयाब हैं और भारतीय पायलट भी चीन से ज्यादा ट्रेंड हैं। श्रीनगर, लेह, पठानकोट, आदमपुर और अंबाला वेस्टर्न एयर कमांड के ये सारे एयरबेस चीन से दो हाथ के लिए तैयार हैं। यहां MiG-29, MiG-21 और जगुआर फाइटर्स हैं। सेंट्रल एयर कमांड के बरेली, ग्वालियर और गोरखपुर परफेक्ट सपोर्ट देते हैं। यहां सुखोई, मिराज और MiG-27 फाइटर्स हैं। चीन के खिलाफ सबसे ज्यादा एयर पावर नॉर्थ ईस्ट में है, जहां तेजपुर, छबुआ और हाशिमारा में तैनात फाइटर्स एक्शन के लिए 24/7 रेडी हैं। नॉर्थ ईस्ट में सुखोई 30 का सबसे बड़ा जखीरा है। सुखोई के साथ वहां MiG-27 भी तैनात है। हिंद महासागर में इंडियन नेवी का कोई मुकाबला नहीं। चीन ने बड़ी नौसेना बनाई जरूर है, लेकिन वो साउथ चाइना सी में उलझा हुआ है। खबर है कि चाइना ने हाल ही में एक सबमरीन को हिंद महासागर में भेजा है, जिसकी ट्रैकिंग का काम जारी है। माना जाता है कि चीन के पास 300 से 400 एटम बम है। भारत के पास 100 से 120 एटम होने का अनुमान है। अगर इन दोनों देशों में युद्ध हुआ तो क्या एटम बम भी चलेंगे? अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने इस सवाल पर भी गौर किया है। बेल्फर की रिपोर्ट के मुताबिक एटॉमिक युद्ध हुआ तो चीन भारत पर एटॉमिक वॉरहेड वाली मिसाइलें दाग सकता है। रिपोर्ट के इस ग्राफिक्स को ध्यान से देखें। चीन के कन्वेंशनल मिसाइलों की रेंज में उत्तर भारत और पूरा पूर्वोत्तर भारत आता है। मध्य और दक्षिण भारत को हिट करने के लिए उसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चलाना पड़ेगा, जो चीन ने अमेरिका को ध्यान में रखकर बनाया है। अब जरा भारतीय मिसाइलों की रेंज देखिए। इसमें पूरा का पूरा चीन आता है। भारत चीन के हर हिस्से पर एटम बम गिरा सकता है। 8 अग्नि 3 मिसाइलें मेनलैंड चाइना के हर हिस्से पर एटम बम गिरा सकते हैं। 8 अग्नि 2 मिसाइलें सेंट्रल चाइना के शहरों को एटम बम से ध्वस्त कर सकते हैं। इनके अलावा 8 दूसरी अग्नि 2 मिसाइलें एटम बम से तिब्बत को तबाह कर सकते हैं। भारत के पास 51 जगुआर और मिराज विमान हैं, जो चीन पर एटम बम गिरा सकते हैं। सुखोई 30 विमानों को भी एटम बम ले जाने के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है। भारत ने पहले एटम बम का इस्तेमाल नहीं करने का डॉक्ट्रिन बनाया है, लेकिन रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो इस डॉक्ट्रिन को बदला भी जा सकता है। 4 दिन पहले तक चीन भड़काने वाले वीडियो दिखा रहा था। बख्तरबंद गाड़ियों को लद्दाख LAC की ओर कूच करते हुए दिखाया जा रहा था।
हर रोज टैंक के गोले और मिसाइलों के वीडियो देखकर जंग का माहौल बन रहा था। लेकिन हकीकत का अंदाजा चीन को भी हो गया। चीन डर गया, इसलिए चीन घर गया। ड्रैगन को हार का डर सताया, इसलिए वो दम दबाकर पीछे भागा। उत्तर प्रदेश में भी एक हेडलाइन अभी तक नहीं बन पाई है। कानपुर का गैंगस्टर विकास दुबे अब तक फरार है। 8 पुलिस वालों का हत्यारा कहां चला गया, यूपी की पुलिस नहीं जानती। आज भी 40 थानों की पुलिस और एसटीएफ दोनों के हाथ खाली हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। पुलिस की कमी से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं पकड़ा गया है चौबेपुर का दुबे, समझने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। सीओ देवेंद्र मिश्रा के सिर में गोलियां किसने मारी? किसने कुल्हाड़ी से काटा सीओ साहब का पैर? सिपाही जितेंद्र पर AK-47 से फायर किसने झोंका? सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार को 7 गोलियां मारने वाला हत्यारा कौन है? 315 बोर की राइफल से सिपाही बबलू के सिर में गोली किसने मारी? सिपाही राहुल के सीने में 4-4 गोलियां मारने वाला कहां है? सिपाही सुल्तान के शरीर में 5 गोलियां मिली हैं। सब इंस्पेक्टर नेबूलाल के सीने में 4 गोलियां मारी थी बदमाशों ने। सब इंस्पेक्टर महेश यादव को 5 गोलियां सटाकर मारी। 8 पुलिस वालों के कातिलों का एक एक चेहरा डिकोड हो गया है। ध्यान से देखिए इनके नाम और चेहरों को और दिमाग में बैठा लीजिए। विकास दुबे, अमर दुबे, विष्णुपाल सिंह उर्फ जिलेदार, शिव तिवारी, हीरू, राम नरेश नागर, मनोज, चंद्रजीत, संतोष कुमार, गुड्डन त्रिवेदी, रणवीर उर्फ बच्चन, लाला राम, अजीत कुमार, बड्डे उर्फ बाल गोविंद, सत्यम उर्फ लुट्टन, नाहर सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिंह। आपके आसपास अगर ये चेहरे दिखें तो 9454400286, 9454403691, 9454401470 इन नंबरों पर पुलिस को इत्तला कीजिए। मुश्किल यह है कि 120 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। पुलिस अब तक केवल लकीर पीट रही है। आतंक के अजगर विकास दुबे का कोई अता पता नहीं और ना ही उसके कातिल गुर्गों का। आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे है तो है कहां? इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस दिन रात खोजने को एक किए हुए है। लेकिन इस सवाल का जवाब फिलहाल अभी पुलिस के पास नहीं है कि विकास दुबे आखिर कहां चला गया। पुलिस की 40 से ज्यादा टीमें यूपी एसटीएफ लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि विकास दुबे के ठिकाने का पता लगाया जाए और उसकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जहां से शुरू होती है, विकास दुबे का भागने का तरीका वहीं से शुरू होता है। यही वजह है कि लाख कोशिशों के बावजूद विकास दुबे अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। पुलिस को सबसे पहली लोकेशन बेकरू से औरैया की मिली थी। यहां से राजस्थान एमपी बॉर्डर पार कर दोनों राज्यों में छिपने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। नेपाल जाने की संभावना को देखते हुए लखीमपुर खीरी समेत बॉर्डर पर पोस्ट डालकर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। सोमवार को बिजनौर में भी होने का शक जताया गया था। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में भी छिपा हो सकता है विकास दुबे और यहीं से सरेंडर करने का प्लान बना रहा है। इस संभावना को देखते हुए यूपी पुलिस की 2 टीमें दिल्ली में तैनात कर दी गई हैं और दिल्ली पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। विकास दुबे की तलाश में पुलिस एक एक एंगल पर काम कर रही है। एसटीएफ विकास दुबे के खबरियों को तलाश कर उनसे क्लू निकालने की कोशिश में है। एसटीएफ की जांच में 200 पुलिस वाले रडार पर हैं, जिन पर शक है कि इन लोगों ने विकास दुबे की मदद की है। लिहाजा 200 पुलिस वालों के मोबाइल फोन सर्विलांस पर हैं। इनमें ज्यादातर पुलिस वाले चौबेपुर, बिल्हौर, ककबर और शिवराजपुर थाने के हैं। इन सभी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बिल्हौर थाने के कंप्यूटर कब्जे में लिए हैं। विकास दुबे पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, लेकिन उससे जुड़े कई नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें एक खुलासा चौबेपुर थाने के सस्पेंड दारोगा कृष्ण कुमार शर्मा ने किया। इसने जो एसटीएफ को बताया उससे सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। विकास दुबे ने हत्याकांड से एक दिन पहले 2 जुलाई शाम 4 बजे चौबेपुर थाने में फोन करके धमकी दी थी। कहा था थानेदार को समझा लो, अगर बात बढ़ी, पुलिस गांव में घुसी तो लाशें बिछा दी जाएंगी। सस्पेंड दारोगा कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि उसने इसकी जानकारी एसएचओ विनय तिवारी को दी थी और बेकरू गांव की बीट से हटाकर दूसरी बीट देने को कहा था। दारोगा ने पूछताछ में बताया कि वो सहम गया था।
चौबेपुर थाने पर विकास दुबे के प्रभाव और दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धमकी के डर से दारोगा कृष्ण कुमार शर्मा पुलिस की टीम के साथ दबिश डालने नहीं गया। चौबेपुर थाने के लिए सस्पेंड किए गए दूसरे दारोगा कुंवरपाल और सिपाही राजीव भी विकास की धमकी से डरकर रेड करने वाली पुलिस टीम के साथ नहीं गए। इस बीच विकास के पाताल लोक में पुलिस ने आज एक बार फिर छापेमारी की, जहां विकास के घर के बगल से जिंदा बम मिले हैं। पुलिस को शक है कि अभी और हथियार घरों में हो सकते हैं। पुलिस आज भी विकास दुबे के बिकरू के इस घर में तलाशी ले रही है। बड़ी मात्रा में पुलिस वाले यहां पर आए हैं और अंदर घर में तलाशी हो रही है। आसपास के घर भी तलाशे जा रहे हैं। अभी पुलिस को इस सामने वाले घर में, जो ऊपर आपको नीले रंग का दरवाजा दिख रहा है, वहां से 3 हथगोले मिले हैं। ये हथगोले यहाँ पे लाके पानी में डाले गए हैं। पुलिस का कहना है कि काफी ताकतवर हथगोले हैं और पूरे घर इससे उड़ सकते थे। इसके पहले भी पुलिस को छापे के दौरान इस घर में हथियार मिले थे। उस समय पुलिस ने यहाँ से 6 तमंचे, 25 कारतूस, 2 किलो विस्फोटक, भारी मात्रा में कील जिससे बम बनाया जा सके, 15 जिंदा बम और विस्फोटक यहां से बरामद किया था। पुलिस का यह भी कहना था कि विकास दुबे ने इस घर में बंकर बना रखा था, जहां पे हथियार छुपा के रखे थे, घरों की दीवारों में हथियार चुनवा के रखे थे। तो पुलिस को शक है कि अभी इस घर में और आसपास के जितने घर हैं वहां पे हथियार और हो सकते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बिकरू में कैसे घर घर में विकास ने बंकर बना रखे थे। विकास दुबे अभी तक नहीं मिला है, लेकिन पुलिस और उसके बीच सांठगांठ की खबरें सभी को चौंका रही हैं। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के इस चिट्ठी से कानपुर के पूर्व एसएसपी अनंत देव तिवारी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, जिसमें शहीद डीएसपी की एक चिट्ठी का जिक्र किया गया है कि उन्होंने कानपुर के तत्कालीन एसएसपी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें एसओ विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध बताई थी और विकास दुबे पर एक्शन लेने की बात कही गई थी। लेकिन आरोप है कि अनंत देव तिवारी ने एक्शन नहीं लिया, जबकि कहा जा रहा है कि एसएसपी के पास ऐसी कोई चिट्ठी नहीं आई। हाई प्रोफाइल हो चुके इस मामले के बाद इस मामले की जांच अब लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह को दे दी गई है। आज आईजी लक्ष्मी सिंह टीम के साथ बिल्लौर थाने पहुंची। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि डीएसपी की चिट्ठी के बाद भी तब के एसएसपी ने एक्शन क्यों नहीं लिया। क्या पूर्व एसएसपी अनंत देव तिवारी के भी विकास दुबे से कोई रिश्ते रहे हैं? विकास दुबे मामले में कानपुर पुलिस भी सवालों के घेरे में है। यही वजह है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए और खास तौर पे पुलिस कर्मियों के इस मामले में उनकी संलिप्तता को लेकर के आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह को जांच के लिए बिल्लौर भेजा गया है। लक्ष्मी सिंह ने वहां पर सारे इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए पूरे दिन इन्वेस्टिगेशन किया है, ताकि ये साबित किया जा सके कि आखिर शहीद सीओ ने जो लेटर लिखा था, जो मीडिया में वायरल हुआ है, उसके पीछे कितनी सच्चाई है। क्योंकि अगर उस लेटर में किसी भी तरीके की सच्चाई सामने आती है, एस्टैब्लिश होती है, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भेदिया है वो असल में पुलिस के अंदर ही छुपा हुआ है, जो लगातार विकास दुबे जैसी हिस्ट्री शीटर की मदद कर रहा था और इसकी कीमत 8 पुलिस कर्मियों को अपनी जान देकर के चुकानी पड़ी है। इन सवालों के बीच विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी की कुछ तस्वीरें अनंत देव तिवारी के साथ सामने आई हैं, जिससे अनंत देव तिवारी पर शक और गहरा रहा है। तस्वीरों में विकास दुबे के साथ खड़े जय वाजपेयी को विकास दुबे का खजांची कहा जा रहा है। सीधे शब्दों में आप समझ सकते हैं, विकास के अवैध धंधों की काली कमाई को सफेद करता था जय वाजपेयी, जिसे विकास दुबे का सबसे बड़ा राजदार बताया जा रहा है। पुलिस जय वाजपेयी से पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि विकास दुबे के बारे में जय को सब पता है। इसी ने विकास दुबे, उसकी वाइफ और बेटे को भगाने में मदद की। विकास दुबे अपने ज्यादातर काम जय वाजपेयी के जरिए करवाता था। विकास दुबे जय वाजपेयी के निजी कार्यक्रमों में शामिल होता था। वो विकास को लग्जरी गाड़ियां मुहैया कराता था। कानपुर के काकादेव थाने में 3 लग्जरी गाड़ी खड़ी हैं। ये गाड़ियां पुलिस को यहाँ विजयनगर चौराहे से मिली हैं। तीनों गाड़ियां काले रंग की हैं। देखिए, एक ऑडी आपको दिखेगी यहाँ पे, एक वर्ना है और एक फॉर्च्यूनर है। किसी भी गाड़ी में नंबर प्लेट देखिए नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस ऑडी में, इस वर्ना में भी जगह खाली है। हालांकि अंदर सीट पे एक नंबर प्लेट आपको रखी हुई दिखाई देगी, लेकिन आगे पीछे गाड़ी में कोई भी नंबर प्लेट नहीं है। इसी तरह अगर आप फॉर्च्यूनर देखेंगे, इसमें भी कोई नंबर प्लेट आपको नहीं दिखेगी। अब पुलिस का कहना है कि ये तीनों गाड़ी कानपुर के कारोबारी की है, जिसकी फोटो वायरल हुई है विकास दुबे के साथ।
अब ये कारोबारी कह रहा है कि उसके दोस्तों के नाम से ये गाड़ी है। तो पुलिस ये तहकीकात कर रही है कि इन गाड़ियों का विकास दुबे के साथ किस तरह का रिश्ता हो सकता है। क्या ये गाड़ियां उसके जो अपराध होते थे उसमें इस्तेमाल होती थी। जय वाजपेयी पुलिस के राडार पर क्यों है, उसकी ठोस वजह भी है। बताया जा रहा है कि जब से विकास दुबे के साथ इसकी डीलिंग शुरू हुई तभी से जय वाजपेयी करोड़ों में खेलने लगा। 2012 में जय वाजपेयी प्रिंटिंग प्रेस में 4000 रुपए की नौकरी करता था। 2013 में उसकी विकास दुबे से जान पहचान हुई। कुछ ही वक्त में वो विकास का खास बन गया। इसके बाद जय वाजपेयी का कारोबार बढ़ता चला गया। 2014 में जय वाजपेयी जमीन की खरीद फरोख्त के धंधे में आ गया। इस काम में उसे विकास का सहारा मिला। विकास के टेरर के दम पर उसने विवादित जमीनों के सौदे से मोटा पैसा कमाया। 2015 में जय वाजपेयी मार्केट में ब्याज पर पैसे देने का काम करने लगा। इसके बाद जय वाजपेयी कई मकानों, जमीनों और पेट्रोल पंप का मालिक बन गया। पॉलिटिक्स, पावर, पुलिस, पैसे के गठजोड़ से विकास दुबे ने जो पाप की लंका बनाई, अब उसके जलने का वक्त आ गया है। अब बिकरू से भी उसके विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। गैंगस्टर विकास दुबे के घर और उसके दफ्तर की बड़ी चर्चा है। बताया जा रहा है कि बिकरू में विकास दुबे के घर के अंदर एक बंकर बना हुआ था। इंडिया टीवी के रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह ने तहकीकात की तो पता चला कि विकास दुबे के लखनऊ के घर में भी ऐसा ही एक बंकर था। देखिए ये रिपोर्ट। इस समय हम हिस्ट्री शीटर आरोपी विकास दुबे के घर के अंदर मौजूद हैं। लखनऊ के इस स्थित आवास पर आज सुबह लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए ने बाकायदा नापजोख की है और इस घर के अंदर इंडिया टीवी एक्सक्लूसिव मौजूद है। बताने जा रहे हैं यहाँ पे दर्शकों को किस तरीके से अंदर के घर की रूपरेखा है। देखिए हर जगह यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इस समय एलडीए और जो पुलिस की टीमें हैं वो यहाँ पहुंची हुई हैं और घर में पूरे हिस्से को नपाई जोखाई की गई है एलडीए की तरफ से। अगर इसमें भी नक्शा सही नहीं मिलता है तो यहाँ पे भी कार्रवाई की जाएगी। घर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो बाकायदा देखिए तहखाने से होते हुए बाकायदा यहाँ पे भी जिस तरीके से बिकरू के गांव में भी एक बंकर सामने आया था उसी तरीके से लखनऊ के भी इस घर में बंकर नुमा चीज सामने आई है। और यहाँ पर पहुंच करके एलडीए और लखनऊ पुलिस ने बाकायदा छानबीन की है, अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया है। ये वो जगह है जहाँ पर विकास दुबे अपने लोगों के साथ, बदमाशों के साथ बैठ के मीटिंग्स किया करता था। आगे किस तरीके से चीज़ों को बढ़ाना है उसको लेकर के बाकायदा यहाँ बातचीत होती थी। और इस बंकर नुमा जो स्थिति है इस स्थिति में बाकायदा देखिए अंदर यहाँ पर पूरा डबल बेड पड़ा हुआ है, पूरे यहाँ पर सोने की व्यवस्था है। कोई अगर यहाँ पर रहना चाहे, समय बिताना चाहे, छुपना चाहे पुलिस से, उसकी पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे जितने भी संदूक पड़े हुए हैं सभी को बाकायदा देखिए निकाला गया हुआ है और जो सामान अंदर पड़े हुए हैं, किताब कॉपियाँ वगैरह और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें, इसको देख कर लग रहा है कि बाकायदा यहाँ पे सभी चीज़ों को सर्च किया गया है, हटाया गया है। इसके अलावा जो बिस्तर है, बिस्तर को भी देखिए पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है। यानी कि यहाँ पे भी जो जाने से पहले तलाशी अभियान होता है वो विकास दुबे की तरफ से चलाया गया है और उसके बाद ही उसके परिवार के लोग यहाँ से निकले हैं। फिलहाल एलडीए का ये साफ तौर पे कहना है कि अगर इस प्रॉपर्टी की भी कोई भी चीज़ खराब निकलती है, मानचित्र के अलावा निकलती है, तो यहाँ पे भी कार्रवाई उसी तरीके की होगी जिस तरीके से कानपुर के बिकरू के विकास दुबे के घर पे हुई है। फिलहाल इस बंकर नुमा घर को भी एलडीए ने पूरी तरीके से मानचित्र के हिसाब से नापा है, जोखा है और अगर इसमें किसी भी तरीके की गलती पाई जाती है, मानचित्र से उलट चीजें पाई जाती हैं, अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो बिकरू की कार्रवाई लखनऊ के इस घर में भी लखनऊ विकास प्राधिकरण अंजाम दे सकती है। और यही वजह है कि पुलिस और एलडीए की टीम इस समय घर में मौजूद है और जहां पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या नाम है मकसूदान के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। दिल्ली का ताजा कोरोना अपडेट आ चुका है और एक बार फिर कोरोना के 2000 से ज्यादा ताजा मामले दिल्ली में सामने आए हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र का पूरा कोरोना अपडेट एक ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले देखिए आज का ओ माय गॉड।